हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज से हम वीडियो री एग्ज़ाम के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक से प्रैक्टिस करेंगे। ये बुक बिल्कुल नई है, 2023 से 24। इसमें सामान्य जानकारी के अध्यायवार 3593 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अब इसकी विषय सूची है। इसमें इतिहास में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और विश्व का इतिहास, फिर भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, भूगोल में विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, अर्थशास्त्र, फिर सामान्य विज्ञान में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और कंप्यूटर, फिर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, फिर परंपरागत सामान्य ज्ञान, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश और सामान्य ज्ञान। टोटल इसमें इतने टॉपिक दिए गए हैं। और इसमें जो है इसका सिलेबस है हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता के 50 क्वेश्चन आएंगे, सामान्य बुद्धि परीक्षण मतलब रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे, सामान्य जानकारी के भी 50 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 150 क्वेश्चन होगा, 300 नंबर का होगा, मतलब एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का रहेगा और समय आपको मिलेगा 2 घंटा। और निगेटिव मार्किंग भी है इसमें, 1/2 की निगेटिव मार्किंग है, मतलब 2 प्रश्न गलत होने पर एक सही प्रश्न का अंक काटा जाएगा। और देखिए इसमें इन सारे परीक्षक पेपर दिए गए। पेट 2022 का भी, वन रक्षक परीक्षा 2022 और पेट 2021, मतलब इसमें ये सारे पेपर दिए गए हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री मतलब प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग में पहली बार तांबे का प्रयोग किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ताम्रपाषाण युग। इसकी व्याख्या है, ताम्रपाषाण युग नवपाषाण युग के बाद शुरू होता है। ये लगभग 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के आसपास कांस्य युग का ही एक भाग माना जाता है। इस काल में मनुष्य जो है पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे के औजार का भी उपयोग करता था। और दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा के बंदरगाह का नाम लिखिए। तो इसका राइट आंसर है लोथल। हड़प्पा के बंदरगाह का नाम लोथल था। लोथल जो है भारत के गुजरात राज्य में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1955 से 60 के मध्य रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। लोथल के पूर्वी भाग में 223 मीटर लंबा, 35 मीटर चौड़ा एवं 38 मीटर गहरा गोदीवाड़ा मतलब बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया गया था? तो इसका राइट आंसर है मोम लोपी ढलाई मतलब कास्टिंग तकनीक का प्रयोग किया गया था। मतलब हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए मोम लोपी ढलाई मतलब लास्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक का प्रयोग किया गया था। ये प्रसिद्ध मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यताओं में से एक है और इसका विस्तार पश्चिमोत्तर भारत में है। फिर है चौथा क्वेश्चन है, 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को क्या कहा था? तो इसका राइट आंसर है हिंदवी। हिंदवी कहा था। फिर 5वां क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की मोहर और टेरिकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को नहीं दर्शाया गया? तो इसका राइट आंसर है गाय। गाय। तो इसका क्या राइट आंसर है गाय। गाय को नहीं दर्शाया गया है। तो इसकी व्याख्या है, हड़प्पा संस्कृति की मोहर और टेरिकोटा कला पर गाय को नहीं दर्शाया गया है। हड़प्पा काल की मोहरें वर्गाकार, त्रिकोणीय और आयताकार होती थी। मुद्रा लेख दाईं से बाईं ओर लिखा गया है और इस पर बैल, गैंडा, हाथी आदि का चित्र मिलता है। टेरिकोटा क्या है? टेराकोटा पकी हुई मिट्टी से बनाई गई मृण मूर्तियाँ होती हैं। टेरिकोटा कला राजस्थान की प्रसिद्ध हस्तकलाओं में से एक है। 6वां क्वेश्चन है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? तो इसका राइट आंसर है धौलीवीरा। धौलीवीरा 3 भागों में विभाजित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। धौलीवीरा गुजरात के कच्छ के रण के मध्य खादिर में स्थित है। खादिर द्वीप में स्थित है। धौलीवीरा 3 भागों में विभाजित है
नगर के महाप्रसाद वाले भाग के उत्तर में एक विस्तृत संपूर्ण एवं व्यापक समतल मैदान के अवशेष मिले हैं और इसके उत्तर में नगर का मध्य भाग है जिसे पुर की संज्ञा दी गई है और इसके पूर्व में नगर का तीसरा महत्वपूर्ण भाग है जिसे निचला शहर या अवमकीन नगर की संज्ञा दी गई है। ये भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। धौलीवीरा की खोज जेपी जोशी ने की। धौलीवीरा से विशाल जलाशय के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो इसका राइट आंसर है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। कालीबंगा, रोपड़ और लोथल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल हैं। तो इसकी व्याख्या है, लोथल से प्राप्त वस्तुएं, लोथल से मतलब युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं, पत्तन और घोड़े का अवशेष, धान की भूसी, वृत्ताकार अग्निवेदिका, ये सब लोथल से प्राप्त हुए हैं। अब रोपड़ से क्या क्या प्राप्त हुआ? रोपड़ से तांबे की कुल्हाड़ी, मानव कंकाल के साथ कुत्ता। अब कालीबंगा से जुते हुए खेत, अग्निकुंड आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब जो पाटलिपुत्र है ये मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी जहाँ तृतीय बौद्ध सभा आयोजित की गई थी जिसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्स थे जो कि शासक अशोक से संबंधित थे। अतः पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। 8वां क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है माउंड ऑफ द डेड, मतलब मृतकों का टीला। इसकी व्याख्या है, सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसमें मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रसिद्ध नगर था। ये कहाँ पे है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त जो वृहत स्नानागार है वह मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी। ये लिपि दाएं से बाईं की ओर लिखी जाती थी। फिर 9वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर है सिंधु लोग कपास का उत्पादन करते थे, यही सत्य है और बाकी गलत है। क्योंकि दूसरा ऑप्शन है उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया, तो नहीं, उन्होंने मिट्टी के बर्तन में अनाज को भंडारित किया था। ऑप्शन सी है सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। तो पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात को, राजस्थान को तो कवर करती है लेकिन पश्चिम बंगाल को कवर नहीं करती। और ऑप्शन डी है सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। तो घोड़े के साक्ष्य तो प्राप्त हुए लेकिन घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालने के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए। तो ये बी सी डी गलत होगी। इसका राइट ऑप्शन होगा सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। फिर उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है एस.आर. राव ने की थी। सिंधु 11वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ से मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा सुरकोटदा से मिला है। इसकी व्याख्या है, सुरकोटदा या सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है जहाँ से घोड़े की अस्थियाँ और एक कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सुरकोटदा से शवाधान की एक नई कलश शवाधान का उदाहरण प्राप्त हुआ है। लोथल से घोड़े की लघु मृण मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं लोथल से। अब दूसरा चैप्टर है वैदिक सभ्यता। इसमें पहला क्वेश्चन है, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर है बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उपनयन संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता था। इसमें 3 धागे होते थे जिन्हें सत, रज, तम
का प्रतीक माना जाता था। प्राचीन समय से आज के समय में इस संस्कार का स्वरूप बिल्कुल बदल चुका है। पहले इस संस्कार को शुद्धिकरण संस्कार के रूप में जानते थे, जिसके उपरांत शिष्य गुरु के साथ आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। इस संस्कार के उपरांत बालकों को द्विज कहा जाता था। पहले ये अनिवार्य नहीं था, परंतु कर्मकांडों में इसे अनिवार्य कर दिया गया तथा सामान्यतः विवाह पूर्व किया जाने लगा। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते महाकाव्य कहाँ से लिया गया? तो इसका राइट आंसर है मुंडकोपनिषद। इसकी व्याख्या है, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में मतलब मुंडकोप उपनिषद में ही यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। मुंडकोपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। सत्यमेव जयते भारत का आदर्श वाक्य है। सत्यमेव जयते उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित सारनाथ में 250 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सिंह स्तंभ के शिखर पर अंकित है। इसका अर्थ है कि सत्य की सदैव विजय होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते थे? तो इसका राइट आंसर है, वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाते थे। इसकी व्याख्या है, वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाते थे। वे वेदों के गद्य भाग हैं जिनके द्वारा वेदों को समझने में सहायता मिलती थी। अब अरण्यक किसे कहते थे? अरण्यक शब्द का अर्थ है वन में लिखा जाने वाला। इन्हें वन पुस्तक कहा जाता था। इन्हें जंगलों में रहने वाले सन्यासियों और छात्रों के लिए लिखा गया था। फिर है उपनिषद। उपनिषद शब्द ब्रह्म विद्या या आत्मविद्या का प्रशासक है। उपनिषद शब्द 3 शब्द उपनिषद के संयोजन से बना है। उप मतलब निकट, निह मतलब श्रद्धा, सद मतलब बैठना। अतः उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ होगा शिष्य का गुरु के निकट उपदेश प्राप्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक ब्रह्म तत्व का गूढ़ उपदेश सुनने के लिए बैठना। ये वेदों के अंतिम भाग हैं। इन्हें वेदांत भी कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? तो इसका राइट आंसर है उपनिषद। उपनिषद ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। फिर अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर होगा इंद्र। ऋग्वेद में इंद्र की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है। इसकी व्याख्या में है, ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषियों को होर्त कहते हैं। इसमें सर्वाधिक वर्णन इंद्र का है। इंद्र के लिए 250 और उसके बाद दूसरे नंबर पर है अग्नि। अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। फिर इंद्र को वृत्तासुर, हंता, पुरभिद, पुरंधर, सोमापा, मधवान आदि नामों से उद्घोषित किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। तो ऋग्वेद आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसकी रचना सप्त सैंधव प्रदेश में हुई थी। इसके वेदों का संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने किया था। ऋग्वेद के काल के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। बाल गंगाधर तिलक जो है इसका आरंभ 6000 ईसा पूर्व मानते, जबकि याकोबी 4500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व और मैक्स मूलर का मत है कि ऋग संहिताओं का काल 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है। निम्नलिखित में से किस भारतीय ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अर्थशास्त्र, मनुस्मृति और न्याय मीमांसा सभी में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। फिर अगला क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के मूल पाठ क्या हैं? तो नहीं, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं? तो इसका राइट आंसर है यजुर्वेद के। और अब इसकी व्याख्या में है वेद और उनके ब्राह्मण ग्रंथ।
तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण। शुक्ल यजुर्वेद इसका ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। कृष्ण यजुर्वेद इसका है तैत्तिरीय ब्राह्मण। सामवेद इसका है पंचविंश ब्राह्मण मतलब तांडव और जैमिनीय ब्राह्मण। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो इसका राइट आंसर है सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में निहित गायत्री मंत्र सविता मतलब सावित्री देवता को समर्पित है। इस मंडल की रचना विश्वामित्र ने की थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, जिसमें से 2 से 7 तक के मंडल सबसे पुराने माने जाते हैं। जब सूर्य चमकने लगता है तब उसे सविता कहा जाता है। ये आकाश का देवता है, सविता आकाश का देवता है। फिर सबसे अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सर्वाधिक प्राचीन पुराण है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इनकी संख्या 18 है। पुराणों का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान एवं इसका संकलन महर्षि वेदव्यास ने किया था।